नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में अब रुख करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली अपनाने के दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्देश का पालन करते हुए मुख्य सचिव की तरफ से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को आदेश जारी किए गए हैं कि वो अपने अपने विभागों में भ्रष्टाचार मुक्त काम प्रणाली अपनाने का काम करें, जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो सके और राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के पक्षधर में है। ऐसे में अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो उसे तुरंत खत्म किया जाएगा और यही संदेश अधिकारियों को भी दिया गया। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस पर कोई भी समझौता नहीं है, किसी प्रकार का भी जो है कहीं पर भी भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का अन्य प्रकार की जो गड़बड़ें हैं वो कहीं नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कृषि हमारे मुख्य सचिव ने सभी को पत्र लिखा है और इसके लिए अंदरूनी रूप से भी सारे हमारे जो आला अधिकारी हैं वो मिलकर ऐसी कार्य योजना बनाएंगे कि धीरे धीरे ये कार्य संस्कृति के रूप में आगे बढ़ेगा और कहीं पर भी इस प्रकार की घटनाओं की अगर बात आती है तो स्वतः ही एक सिस्टम काम करेगा और स्वतः ही सारी चीजें कैच। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की तरफ से आयोजित द्वितीय बाल युवा समागम कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम ने विद्यार्थियों के वैज्ञानिक अभिरुचि के विकास के लिए किए जा रहे कामों की सराहना की। इसके साथ ही कहा कि यूएसईआरसी की तरफ से राज्य के छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे राज्य के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। विद्यार्थियों को विज्ञान प्रदर्शनियों तथा स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर उनके सर्वांगीण विकास को पूर्णता प्रदान करने के प्रयासों को भी मुख्यमंत्री ने सराहनीय पहल बताया। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड में जैविक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान विश्व की पहली जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली जर्मनी के इन्फो कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की है। उत्तराखंड चूंकि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का एक तरह से मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है। इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक जिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने पराक्रम दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार जहां प्राथमिकता के तौर पर प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रही है, तो वहीं उनके पुनर्वास को लेकर भी सरकार चिंतित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसके स्टेक होल्डर्स से भी बात की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि अभी 2 से 3 स्थानों का चयन हुआ है जहां पर प्रभावितों को विस्थापित करना है। सीएम धामी ने कहा कि विशेषज्ञों के सुझावों की तरफ से और उनके प्रभावितों के सहमति से ही विस्थापन और मुआवजे की राशि तय की जाएगी। 2-3 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर जमीनें देखी हैं, उनका भी सर्वेक्षण करवा रहे हैं और जिलाधिकारी के स्तर पर इस पर एक कमेटी भी बनी है। जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को लेकर उन सबसे बात की जा रही है और उनकी बात और उनकी सहमति के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे जैसा भी होगा। और जो मुआवजे की और पुनर्वास की जो बात है वो हम सबके सहमति से सबको साथ में लेकर अच्छा करेंगे।
देहरादून सचिवालय में जोशीमठ में चल रही राहत बचाव कार्यों को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जोशीमठ के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी दी है। करीब 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पे और ज़मीन अच्छी है, स्टेबल है और लैंड डेवलपमेंट भी तुरंत हो जाएगा। जैसे उद्यान विभाग की भूमि में लैंड डेवलपमेंट में समय लग सकता है अगर पूरे को डेवलप करना चाहें तो, और खर्च भी ज़्यादा है उसमें। ढाक की ज़मीन में लैंड डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा, तो वो एक तुरंत कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त जगह है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अभी हाल ही में जोशीमठ का दौरा करके देहरादून लौटे हैं। अपने जोशीमठ प्रवास के दौरान महाराज ने अधिकारियों को जोशीमठ आपदा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। सतपाल महाराज का कहना है कि जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार बेहद संवेदनशील है। आते हैं कि पूरी सब मदद जो है जोशीमठ की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे गृह मंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया है कि जोशीमठ की हर संभव मदद की जाएगी। वहां पर मैंने अधिकारियों को आदेश किया है कि भाई आप कमरे खाली करिए, ताकि जो लोग 10-10 आदमी एक कमरे में हैं वो और कमरों का इस्तेमाल कर सकें। और हम लोग आगे भविष्य के अंदर चाहेंगे कि वहां पर विंटर गेम्स हों और औली के अंदर विंटर गेम्स को संपन्न करने के लिए हमने पूरा अध्ययन कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं और हमारे पास वैज्ञानिकों के इनपुट्स भी आ रहे हैं। तो इनपुट के बाद जो है पूरा उसका विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिए जाएंगे। ये चाहते हैं कि पूरी उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने संस्कृति एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है और लंबित पड़े बिलों को जल्द भुगतान करके साथ ही साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करने के लेकर चेतावनी दी है। दरअसल सतपाल महाराज सुबह औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे, जहां कला का अभी वो बनाए नहीं, जहां आपका मतलब टॉयलेट्स भी होंगे, चाय पानी का सामान भी रखेगा, आपका ब्रोशर भी रखेगा। ऐसे कई बंगले बन गए, वो दिया किसी को भी नहीं आपने। फिर नहीं तो भाई उसका सोचो ना। अगर आपने जो हो चुका वो तो हो चुका, डिपार्टमेंट कर चुका, बट उसका उपयोग करके बच्चों को दे दो, यूथ का एक कम्युनिटी बना करके उनको दे दो, युवक मंगल दल को दे दो। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर जहां कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस की इस यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कि भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रहे हैं और वो 26 जनवरी से हम पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू करेंगे जिला मुख्यालयों पर। और हमारे जो भी वरिष्ठ नेता जहां पर भी होगा, जिस जिला मुख्यालयों में जनसंवाद और जनता से संपर्क, चौपाल का चर्चा है, इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा 2 महीने तक चलेगा। हम इसको बूथ स्तर पर ले जाना चाहते हैं और बूथ स्तर तक भी हमारे वरिष्ठ नेतागण किसी न किसी बूथ में बैठ के चौपाल लगाएंगे, कांग्रेस की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा करेंगे, देश की आज़ादी पर चर्चा करेंगे। और आज जो वर्तमान स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का 8 साल का शासन और 6 साल से प्रदेश में उत्तराखंड में भाजपा शासन में है, इनकी असफलताओं के ऊपर बातचीत करेंगे। सबको मालूम है, उनको वो हाथ जोड़ें या पहले तो उनको अपने आप में आप किसी में हाथ जोड़ने की उनको आवश्यकता है कांग्रेस को, लेकिन सब जानते हैं उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़े हैं कि उनके बीच उनकी जो कार्यशैली, जो उन्होंने भ्रष्टाचार में इस प्रदेश को डुबोया, पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबोया कांग्रेस ने, उसके लिए जनता ने उनको एक बार नहीं अनेकों बार उनको हाथ जोड़ दिए हैं कि कृपया आप जो हैं अपने संगठन में ही पहले हाथ जोड़ लो। और जनता के ने उनको पहले ही हाथ जोड़ दिए हैं, इसलिए कुछ फायदा होने वाला नहीं कांग्रेस को, जब तक जो उन्होंने काले कारनामे प्रदेश और देश में किए हैं उसकी सजा जनता उनको दे चुकी है। और आगे भी जब तक अपने आप में कोई सुधार न लाएं, जब तक उनकी जो हम ये कह सकते हैं जो शुचिता होनी चाहिए उनके अंदर वो ना आए, तब तक जनता के बीच में हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्षी दल कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास के लिए विपक्षी दल का कभी सहयोग नहीं रहा है, लेकिन अगर सरकार कोई भी अच्छा काम करती है तो उस पर विपक्ष की तरफ से सवाल जरूर खड़े किए जाते हैं। कांग्रेस ने कभी भी
देश और प्रदेश के अंदर कोई अच्छे कार्य हो रहे हों, कभी उनके मुंह से उसकी अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हुए नहीं सुनी गई है। लेकिन अच्छे कार्य देश और प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य अच्छे हो रहे होंगे उनके प्रति नेगेटिव धारणा और लोगों को बरगलाने का काम और अच्छे कार्यों के प्रति लोगों को उनके प्रति नेगेटिव धारणा पैदा करने के काम केवल कांग्रेस कर रही है और उसके अलावा कांग्रेस का कोई काम भी नहीं रह गया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उसके लिए जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया है, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पर उनके किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, वहाँ के जो आपदा प्रभावित लोग हैं उसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है आपदा पर भी, और कांग्रेस का संगठन का कोई भी व्यक्ति आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके किसी प्रभावित की मदद के लिए आगे आए हो, इसका भी उनको स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हुए पेपर लीक के मामलों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर लीक मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो पहले अपराधी बचाए जाते थे, अब जेल भेजे जाते हैं। अपराधी बचाए जाते थे, अब अपराधी जेल में जा रहे हैं। और मैं करने को बार इस विषय को देखता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिथक तोड़ा है, केवल चर्चाएं संदेह तक न रहें और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो, यही आज तक होता आया था। कहीं से भी कोई विषय उठता है उसकी जड़ तक जाना और ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाना, ये युवाओं के अंदर और भविष्य के अंदर होने वाली जो नियुक्तियां उसके प्रति विश्वास खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूँ धीरे धीरे जो भी संस्थान है, जिन संस्थानों में विकृतियां आई हुई थी, वो सारे संस्थान भविष्य के अंदर अपना एक सुधार करेंगे और उसका अच्छा एक स्वरूप हमको दिखाई देगा। भट्ट कहते हैं कि हमने जेल उन सब लोगों को भेज दिया जिन्होंने करा है घोटाला, जो है गलत काम करने वाले। तो ये बताओ महेश नेगी को क्यों बचाया? इस बार टिकट नहीं दिया पर अपराध विमुक्त तो नहीं हो गए। TSR 1 के ऊपर इतना बड़ा आरोप, TSR 2 ने तो कुंभ के दौरान ही कर दिया कोरोना घोटाला, और एक हारे हुए विधायक को जबरदस्ती कैसे पैसा बांट कर जिताया हमने वो भी देखा। UKSSC का मास्टरमाइंड कौन है, UKPSC में मास्टरमाइंड कौन है, ये सब खुलासा कब होगा? खुलासे नहीं कर सकते क्योंकि आपका ध्यान तो इधर और उधर है। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बयान पर खानपुर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज प्रकट करते हुए उन्हें नसीहत दी है। बता दें कि लक्सर में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में जिला पंचायत सदस्य रविपाल सैनी पोडवाली, गांव के पूर्व प्रधान संजय पोडवाली और किसान नेता कुलबीर सिंह ने कहा है कि पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, वो पूरी तरह से बौखला गए हैं। खानपुर एक बहुत छोटा टुकड़ा है और खानपुर का जो है कोई वजूद नहीं है। ये बहुत ही घटिया शब्द उन्होंने अपनी भाषा से इस्तेमाल किया है, क्योंकि चैंपियन जो 20 साल विधायक रहे हैं उनका वजूद ही खानपुर की जनता ने थाम कर रखा। आज खानपुर की जनता ने उनके वजूद को जीरो कर दिया है और खाता ना बही, जो चैंपियन कहे वही सही, ये अब चलने वाला नहीं है। उन्होंने खानपुर की जनता का अपमान किया है। ये बहुत ही घोर निंदनीय बयान है खानपुर के लिए चैंपियन का, कि भाई मतलब जो है खानपुर का एक छोटा सा टुकड़ा है। छोटा सा टुकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा टुकड़ा है। वो सहारनपुर के बड़े टुकड़े में जाने की बात करते हैं तो किसी ग्राम सभा से भी शायद मुझे लगता है कि वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सांसद का तो बहुत बड़ी बात है। देहरादून स्थित न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हर्ष यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि जिले से तभी न्यायालयों में 11 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या, धन वसूली जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वो 10 फरवरी 2023 को किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में
खुद या अधिवक्ता के जरिए से आवेदन कर अपने मामलों की रजिस्टर करा सकते हैं। जो है हमारा वो 11 फरवरी 2023 को जो जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस जो राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को आयोजित होगी, उसमें हमारे सिविल प्रकृति के वाद, फौजदारी प्रकृति के ऐसे वाद जो समनीय प्रकृति के हैं वो, फैमिली कोर्ट से संबंधित सभी बात, एनआई एक्ट के जो चेक से संबंधित मामले हैं और सभी प्रकृति के ऐसे मामले जो कंपाउंडेबल होते हैं, समनीय प्रकृति के होते हैं, उनके निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। जोशीमठ में भू धसाव से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में दरार पड़ गई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो बता दें कि इस बार चार धाम यात्रा भी इस कारण से प्रभावित हो सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे चल रहे हैं। चन्नी के दिन बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने का दिन तय हो जाएगा और पूर्व के वर्षों के भांति जैसे ही बसंत पंचमी को बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने का दिन तय हो जाता था, उसके बाद से यात्रा की तैयारियां शासन लेवल पे, प्रशासन लेवल पे और स्थानीय लोग, होटल व्यवसायी, दुकान वाले भी अपनी तैयारियां शुरू कर देते थे। लेकिन इस बार में लोग असमंजस में हैं कि यात्रा का क्या होगा। प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि यात्रा तक माहौल एक पॉजिटिव जाए और माहौल ठीक हो जाए। लेकिन प्रशासन जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए, जिस युद्ध स्तर पर करना चाहिए, उस युद्ध स्तर पर काम हो नहीं रहा है। प्रशासन काम तो कर रहा है लेकिन अपने हिसाब से कर रहा है। आपदा जिस हिसाब से आई है, प्रशासन को और त्वरित गति से यहाँ पे काम करना चाहिए था, सड़कों को चाकचौबंद करना चाहिए था। प्रशासन चारधाम यात्रा है वो भी चूंकि निकट है, हमारी जो जोशीमठ आपदा की स्थितियां हैं वो भी अब उसमें काफी हम लोगों ने कार्य कर लिया है और इसलिए दिनों दिन लगातार सुधर रही है। वैज्ञानिकों की टीम लगी हुई है और उनके निर्देशन में जहाँ पे भूमि संबंधी सुधार होने हैं वहाँ भी किए जा रहे हैं। तो उनके सुझाव के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और अगले चरण में जो हमारा रोड का फोकस है वो रहेगा, जिससे हम यात्रा सुचारू रूप से करवा सकें। बसंत पंचमी आने को है, ऐसे में बाजार में चाइनीज मांझे की बिक्री जोरों पर है। चाइनीज मांझे के कारण कई गंभीर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे राह चलते लोगों की जान तक बन जाती है। और इसी समस्या को लेकर सोमवार को हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के बैनर तले एक अनोखा विरोध प्रदर्शन और जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें यमराज खुद सड़क पर उतरे और लोगों को चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में समझाया। तो वहीं कोतवाली और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंच अधिकारियों से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। चाइनीज मांझे के विरोध में हमने यमराज का रूप धरा है और हम भारत सरकार से और क्या नाम है जिला प्रशासन से, हरिद्वार से ये अनुरोध करते हैं कि इसे चाइनीज मांझे का बहिष्कार किया जाए और चाइनीज मांझे से जो पतंग उड़ाता है उसे मोटरसाइकिल चलते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं, गर्दन कट जाती है, नाक कट जाती है। चाइनीज मांझे का विरोध करना चाहिए और इसमें अहमदाबाद में भी गर्दन कट गई है, मेरठ के अंदर भी काफ़ी लोगों के चोट लग गई है, गर्दन वगैरह कटने, नाक कटने से चोट लग रही है और हरिद्वार में भी इसी चाइनीज मांझे का विरोध हो रहा है और इसी के चलते हम कोतवाली ज्वालापुर हम चाइनीज मांझे का विरोध करने मेरठ से यहाँ पर हमारी पार्टी। हर वर्ष ये मौत के सौदागर चाइनीज मांझा, प्लास्टिक का मांझा बेचते हैं। क्या दुकानदार और जो फैक्ट्री में मांझा बनता है उनको शर्म नहीं आती? छोटे छोटे बच्चे की नाक और कान और गर्दन कट रही है। सोया हुआ प्रशासन जो गहरी नींद में सोया हुआ, वो राजनेता जो वोटों के कारण जनता के बीच में पहुंचते हैं, लेकिन जब गर्दन कटती है किसी की तो उसके घर पे नहीं पहुंचते। उनको जगाने के लिए ये नुक्कड़ नाटक यमलोक से यमराज जी आए हैं। ये नाटक नुक्कड़ ये हर जगह होगा। हरिद्वार में रानीपुर मोड़ पे, ज्वालापुर कोतवाली से स्टार्ट होकर रानीपुर मोड़ से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, हरिद्वार कोतवाली, फिर कंखल कोतवाली। हमारा हर मनुष्य को जगाने का प्रयास है, क्योंकि कई वर्षों से लगातार इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्री क्यों नहीं बंद होती? इनके ऊपर 307 का मुकदमा क्यों नहीं होता? इन फैक्ट्रियों पे जो 1 लाख रुपए का जुर्माना, 5 साल की सजा जैसे पंजाब में और मध्य प्रदेश में हुई, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? ये सोए हुए राजनेताओं को जगाने का, हर समाज के व्यक्ति को जगाने का ये नुक्कड़ नाटक आज हमने प्रस्तुत किया है श्री अखंड परशुराम अखाड़े। चाइनीज मांझे का विरोध इसलिए करना पड़ा कि जो जिला प्रशासन है वो इस प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जो भी कार्रवाई कर रहा है एक महज खाना पूर्ति कर रहा है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं, भारत सरकार के आदेश हैं कि ये जो प्लास्टिक की डोर है जिसे चाइनीज़ मांझा हम बोलते हैं, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन बस जिस तरह से और कार्य करते हैं, जैसे यहाँ प्रतिबंधित पॉलीथीन है या और काम है, शराब है, खाना पूर्ति के तौर पे ही इसको भी लिया जा रहा है। लेकिन चलिए पन्नी वन्नी का तो इसमें, लेकिन इसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग वो चोटिल हो रहे हैं, पक्षी चोटिल हो रहे हैं, पशु चोटिल हो रहे हैं। मतलब किसी को किसी की जान की परवाह नहीं, चंद पैसों की खातिर जितना दोषी व्यापारी है उससे कहीं ज़्यादा दोषी जिला प्रशासन है। इनका ये कहना होता है कि हम कहाँ पकड़ें, कहाँ जाएं। तो सीधा सा प्रश्न है कि अगर इनको दुकानें नहीं मिलती तो जो लोग पतंग उड़ा रहे हैं, जिस चाइनीज मांझे से उड़ा रहे हैं, उनको पकड़ें, उनसे पूछें कि भाई डोर कहाँ से खरीदी। तो 1 मिनट में पकड़ में आता है, लेकिन नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और अधीर कौशिक जी, जेपी बडोनी जी, दिनेश जोशी जी और अन्य लोगों ने जो मिल करके एक जन जागरूकता के लिए ये इस तरह का आयोजन करवाया है। और मेरठ से पूरी टीम आई हुई है और यमराज बन करके और कैसे इसका पूरा प्रदर्शन किया है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि समाज में और जनता के बीच बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।